हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देव धाकड़ श्री राम कोचिंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि करंट का सेशन हम आपके साथ साझा कर रहे थे, उसी करंट की सेशन की कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इन मोटिवेशन लाइनों के साथ करंट का सेशन आज प्रारंभ करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ आज हम एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, एक छोटी सी स्टोरी है। आपने एक नाम सुना होगा विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ जो एक अमेरिकन गायिका है दोस्तों। 1940 में उनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। दोस्तों, परिवार में 22 सदस्य थे। उन 22 सदस्यों में से सबसे कमजोर थी वो विल्मा रुडोल्फ थी। दोस्तों, 6 वर्ष की उम्र में ही इनको निमोनिया हो गया था। उसके अलावा वो व्हील चेयर पर आ गई। दोस्तों, 8 वर्ष की उम्र में उनको पोलियो हो गया था और वो हमेशा डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमेशा के लिए ये चल नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर, उनकी मां ने कहा था कि बेटा तू चल सकता है, तू कर सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और कॉन्फिडेंस आया तो दोस्तों देखिए, 13 साल की उम्र में व्हील चेयर से खड़ी होकर उसने दौड़ कर दिखाया और 8 बार असफल होने के बाद दोस्तों ओलंपिक गेम के अंदर उसने 3 मेडल प्राप्त किए हैं। दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस। इसलिए कहा जाता है इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारता, अपने अंदर की आत्म अनुभूति से हार जाता है। इसलिए दोस्तों, मन के अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा और अपनी तैयारी को और अधिक से अधिक बढ़ाइए। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 30 जून को या 2 जुलाई को? बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, कब मनाया गया? बिल्कुल दोस्तों, मेरे दोस्त कुछ आंसर दे रहे हैं। 3 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई। बिल्कुल, आपको बताते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, समझिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों 4 जुलाई। यानी कि दोस्तों 4 जुलाई को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। मैंने आपको दोस्तों कहा था, एग्जामों के अंदर एक दिवस वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जुलाई का एक पेज बना लेना है कि इस माह में कौन कौन से दिवस आते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, सबसे पहले 1 जुलाई को हमने एक दिवस हाल ही में मनाया था। बताइए कौन सा? नेशनल डॉक्टर्स डे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको बताया था नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और 1 ही जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों नेशनल पोस्टल वर्कर डे। दोस्तों याद रखिए, नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है? वो भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। साथ ही साथ मैंने कहा था दोस्तों, कल के सेशन में ही हमने बात करी थी 3 जुलाई के बारे में। 3 जुलाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 3 जुलाई को हमने मनाया था कौन सा? बिल्कुल बताइए जल्दी से जल्दी। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया था दोस्तों। कल ही हमने बात करी थी पत्रकारों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। अच्छा, आइए बात करते हैं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है दोस्तों। देखिए, और ये मनाता कौन है? आपको बता दूं दोस्तों, सहकारिता के क्षेत्र में होने वाले आंदोलनों को एवं उनसे जो लोगों में जन जागृति पैदा हुई है, उसी को लेकर दोस्तों प्रति वर्ष दोस्तों यूएन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इसके बारे में, कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। इससे पहले हमने जुलाई के सेशन के अंदर कौन कौन से दिवसों के बारे में चर्चा की, वो भी आप साथ ही साथ रिवाइज करते जाइए। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी इस बार की जो थीम रखी गई दोस्तों, उस थीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, थीम देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये इसकी इस बार की थीम रखी गई। अच्छा दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहीं से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं।
जैसे मैंने आपको कहा था 29 जून को हमने एक दिवस मनाया था, बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा मनाया था 29 जून को? 29 जून को हमने मनाया था सांख्यिकी दिवस। बिल्कुल। 30 जून को मनाया था हमने क्षुद्र ग्रह दिवस। कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? क्षुद्र ग्रह दिवस। तो याद रखिए इनके बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता है? अब दोस्तों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में यूएन द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया दोस्तों कि 2019-20 इस वित्तीय वर्ष के अंदर, इस वर्ष के अंदर दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा, कौन सा कचरा दोस्तों? ई वेस्ट मॉनिटर, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से संबंधित जितना भी कचरा होता है उसे ग्लोबल ई वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करके आंसर दे जल्दी से जल्दी। चीन, भारत, अमेरिका या रूस? बताइए जल्दी, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसके अंदर सही आंसर है दोस्तों, आपको बता दूं, इसके अंदर सही आंसर है आपका चाइना। दोस्तों चाइना की अगर मैं बात करूं, इसने, देखिए एक चीज आप समझिएगा, पहले तो ये समझिए रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? ये भी यूएन के द्वारा ही प्रकाशित की गई हाल ही में। और आपको बता दूं दोस्तों, विश्व में, पूरी दुनिया में 2019 की अगर मैं बात करूं तो 53.6 मिलियन जो कचरा है वो ई वेस्ट कचरा, ग्लोबल ई वेस्ट कचरा मुख्य रूप से देखा गया, जिसमें से टॉप पर था चाइना, जिसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो चाइना के संदर्भ में अगर बात करें तो 10.1 मिलियन टन कचरा, ई वेस्ट कचरा है वो चाइना ने। तो प्रथम स्थान पर तो कौन सा देश है? चाइना। दूसरे स्थान पर है यूएसए। और भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों? भारत तीसरे स्थान पर। तो याद रखिए ई वेस्ट कचरा होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर कचरा, यानी कि दोस्तों जिसको हम पुनः ज्यादातर पूरे कचरे को रिसाइकिल नहीं कर सकते। एक चीज और बता दूं, ई वेस्ट जो है इसका मात्र लगभग 17% ही रिसाइकिल किया जा सकता है दोस्तों। तो याद रखिए इसके बारे में। आइए जानते हैं चीन के बारे में। दोस्तों आप मुझे बताइए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन है। चीन और भारत दोस्तों वर्तमान में तनाव की स्थिति चल रही है चीन और भारत के मध्य। दोस्तों आप मुझे बताइए चीन और भारत के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकमोहन लाइन। ध्यान रखिए इसके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, चाइना जो विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है? तो वो है चाइना। चाइना दोस्तों लगभग 14 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, लेकिन वो ये मानता है कि उसकी स्थलीय सीमा लगभग 23 देशों के साथ बनती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, चीन जिसे हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, इसका वर्तमान में 23 देशों के साथ विवाद भी चल रहा है। और आपने देखा होगा, कल परसों की न्यूज में आपने पढ़ा होगा, दक्षिणी चीन सागर में यूएसए ने हाल ही में अपने पोत तैनात किए हैं दोस्तों। याद रखिएगा। हांगकांग वाली न्यूज आपने सुनी होगी। हांगकांग के लोकतंत्र के अंदर हाल ही में एक नया कानून बनाया है जिसका भरसक विरोध चल रहा है। चीन की अगर बात करें तो चीन की राजधानी बताइए दोस्तों, राजधानी कहाँ है चीन की? चीन की राजधानी बताइए जल्दी से जल्दी। बीजिंग राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग दोस्तों, जिसको पहले पिकिंग भी कहा जाता था। साथ ही साथ चीन की अगर बात करें दोस्तों तो बताइए चीन के संदर्भ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ये है चाइना के, क्या है दोस्तों? ये है राष्ट्रपति। ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री है, याद रखिए। अब आप मुझे बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन कौन से स्थान पर है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना का कौन सा स्थान है? जल्दी से जल्दी आंसर दें, बताइए जल्दी। बिल्कुल, कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल बताते हैं। चलिए आपको दोस्तों आपको पता होगा विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है रुक चीन, यानी कि ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले क्या है? रूस, उसके बाद कौन है? कनाडा,
उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? चीन। यानी कि चाइना का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। जबकि जनसंख्या में कौन सा स्थान है? पहला। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं दोस्तों ई वेस्ट क्या होता है इसके संदर्भ में। तो देखिएगा, ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्लोबल ई वेस्ट के नाम से। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? चाइना का। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। याद रखें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस विधायक को हाल ही में जेड सुरक्षा दी गई? राजस्थान का ऐसा कौन सा एमएलए है जिसको हाल ही में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है? तो आपको बताना इसके अंदर सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना। मास्टर भंवरलाल, कृष्णा पूनिया, लालचंद कटारिया या ओम बिड़ला? बताइए जल्दी। बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त देव मेनारिया, पंकज, ओम प्रकाश, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कृष्णा पूनिया। दोस्तों जेड सुरक्षा क्या होती है और हाल ही में इनको क्यों दी गई है, आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों कृष्णा पूनिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये है कृष्णा पूनिया। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने डिस्कस, ये क्या थी दोस्तों आप सभी को पता होगा, इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से। दोस्तों अभी एक मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, आपने एक नाम सुना होगा, विष्णु दत्त बिश्नोई। ये नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों राजगढ़, कौन से क्षेत्र से? राजगढ़ के क्या थे दोस्तों? सीआई थे। याद रखिए एसएचओ थे दोस्तों राजगढ़ के। इन्होंने हाल ही में दोस्तों क्या कर ली? सुसाइड कर लिया, इन्होंने आत्महत्या कर ली। उसी को लेकर दोस्तों ऐसा माना जाता है, विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि ये जो वर्तमान में कृष्णा पूनिया है, ये सादुल शहर, कहां से दोस्तों? सादुल शहर से एमएलए है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनके द्वारा दोस्तों उसको उकसाया गया, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो दोस्तों यह मामला हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था, आपने देखा होगा दोस्तों। तो इसी के कारण इनको कौन सी सुरक्षा देने की मांग की गई है दोस्तों? जेड श्रेणी की सुरक्षा। इनको ऐसा माना जा रहा है कि इनके जान को खतरा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जेड श्रेणी की सुरक्षा हाल ही में किस एमएलए को दी गई? तो कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? सादुल शहर। सादुल शहर कहाँ है? चूरू के अंदर है दोस्तों। याद रखिए इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से है दोस्तों, याद रखिएगा। और हाल ही में चर्चा में रहे विष्णु दत्त बिश्नोई का संबंध किस थाने से है? राजगढ़ थाने से। और आपने देखा होगा राजगढ़ थाने के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर मांग की एवं सारे स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में, जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए ये थी जानकारी इन कृष्णा पूनिया के संदर्भ में। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सभी अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिए और सब्सक्राइब तथा लाइक भी करिए दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, जेड लेवल की जो सिक्योरिटी होती है, इसमें 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें होता क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से 10 जो गार्ड है वो आवास के निकट एवं उनकी जितना भी उनका जो जत्था होता है उसके साथ मुख्य रूप से जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात किया जाता है, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी सुरक्षा इससे पहले केवल मुख्यमंत्री के पास ही उपलब्ध थी, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम बताना है दोस्तों। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी दोस्तों कहां चलाई गई और उसका नाम बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही होगा? चलिए कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं ए, कुछ बता रहे हैं डी। जल्दी से जल्दी बताइए, आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों शेषनाग। शेषनाग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी है दोस्तों। इससे पहले एनाकोंडा थी दोस्तों,
एनाकोंडा भी एक प्रकार की मालगाड़ी थी। तो शेषनाग की अगर मैं बात करूं, ये इंडियन रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी है जो हाल ही में चलाई गई है दोस्तों। याद रखिएगा, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों? 2.8 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहां से कहां तक चलाई, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नागपुर का नाम सुना होगा आपने। नागपुर कहां है दोस्तों? नागपुर है महाराष्ट्र में। कोरबा, कोरबा जो कोयले की खदान है दोस्तों, कहां है? छत्तीसगढ़। तो नागपुर से कोरबा के बीच में हाल ही में यह मालगाड़ी चलाई गई दोस्तों। तो याद रखिएगा, यह किसके संदर्भ में जानकारी थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, तो क्या है दोस्तों? शेषनाग। चलिए रेलवे के संदर्भ में और जानकारी ग्रहण करते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी कब व कहां चलाई गई? बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब व कहां चलाई गई? आइए जानते हैं दोस्तों। 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों, यह आप सभी को पता होगा, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। लगभग 33.34 किलोमीटर लंबाई पर यह ट्रेन चलाई गई थी। तो याद रखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा, आपसे बताइए, भारत में मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में मेट्रो मैन किसे कहता है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दोस्तों अपना। मेट्रो मैन दोस्तों बताते हैं आपको, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन कहते हैं दोस्तों ई श्रीधरन। किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। याद रखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए, हाल ही में यह जो सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है वो कौन से जोन में चलाई गई? कौन से जोन के द्वारा चलाई गई? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल। दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन द्वारा, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के द्वारा इसका हाल ही में संचालन किया। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बिलासपुर के अंदर। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बिलासपुर के अंदर है दोस्तों। तो याद रखिए इसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, देखिएगा, भारतीय रेलवे को अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दक्षिणी मध्य रेलवे की, तो यहां पर स्थित है दक्षिणी मध्य रेलवे, और यहां है आपका बिलासपुर। क्या है दोस्तों? बिलासपुर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर है दोस्तों। याद रखें इसके बारे में। साथ ही साथ आप मुझे बताइए दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे का जो 18वां रेलवे जोन बना है उसका नाम बताना है और उसका मुख्यालय कहाँ है उसका आपको आंसर देना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर है आपका 18वां रेलवे जोन, जिसका नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है दोस्तों? विशाखापट्टनम। याद रखें। तो वर्तमान में भारत में रेलवे जोन कितने हैं? 18। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा, आपसे बताइए, भारत में वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय रेल मंत्री का नाम बताना है आपको। बिल्कुल, कुछ मेरे फ्रेंड बता रहे हैं दोस्तों, पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री है दोस्तों। अच्छा, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वी.के. यादव। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे के संदर्भ में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और आप सभी को पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी कर्मचारी नियोक्ता कंपनी भी कौन सी है? इंडियन रेलवे है दोस्तों। तो ये था इसके बारे में क्वेश्चन। चलिए अंतिम क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कहां किया जा रहा है? आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो था गोरखपुर के अंदर। हाल ही में हुबली। हुबली कहाँ है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, हुबली है वो है
हुबली है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों वर्तमान में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा आप बताइए मुझे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? कोलकाता के अंदर चलाई गई। वेरी गुड, याद रखिए दोस्तों, ये थी जानकारी मुख्य रूप से इंडियन रेलवे के बारे में। आइए जानते हैं कि शेषनाग जो ट्रेन है वो किस प्रकार से चलाई गई, बात करते हैं इसी के बारे में। ये देखिएगा, शेषनाग सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 इंजन लगे हुए हैं और 251 समथिंग डिब्बे हैं दोस्तों। याद रखिए ये सबसे लंबी रेलगाड़ी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जानते हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में बलराम योजना का शुभारंभ किया गया? आपको बताना है बलराम योजना कहां चलाई गई और बलराम योजना का संबंध है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश या ओडिशा? कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल, चलिए बताते हैं इसके संदर्भ में सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ओडिशा। कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? ओडिशा। कौन सी योजना है? बलराम। दोस्तों इसको वहां से कनेक्ट करके याद रखिएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नवीन पटनायक। नाम क्या है दोस्तों? नवीन पटनायक। दोस्तों भूमिहीन किसानों को लोन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में यह योजना लॉन्च की गई। इसके तहत ऐसा माना जा रहा है लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सी योजना? बलराम योजना। बलराम योजना कौन सी राज्य में चलाई गई दोस्तों? याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। किससे संबंध रखती है? भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई गई। उड़ीसा के सीएम कौन है वर्तमान में? वो है नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा साथ ही साथ मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? उड़ीसा के गवर्नर बिल्कुल गणेशी लाल। याद रखिएगा दोस्तों, गणेशी लाल उड़ीसा के क्या है? गवर्नर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक दोस्तों एक बात बताइएगा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? सभी जानते हैं दोस्तों, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। आपको बता दूं भारत में खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है भुवनेश्वर। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गेम्स कैपिटल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भुवनेश्वर जाना जाता है। और आपने देखा होगा पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी कहाँ हुए थे दोस्तों? वो भुवनेश्वर में ही आयोजित किए गए थे पहली बार। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम किस राज्य में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? वो भी आपका कहाँ स्थित है? बिल्कुल, कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, वो भी उड़ीसा के अंदर है। चलिए दोस्तों उड़ीसा की बात आई है तो और जानते हैं उड़ीसा के संदर्भ में और क्या जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, उड़ीसा के अंदर जिस भी योजना के आगे मो लगा हुआ हो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी योजना जैसे मो बस योजना, मो साइकिल योजना, ये सभी योजना भी कौन से राज्य से प्रारंभ की गई दोस्तों? उड़ीसा से प्रारंभ की गई। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में अन्य जानकारियां। ओडिशा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एक स्टेडियम है जो एसएससी में पूछा गया था, बाराबत्ती स्टेडियम। आप मुझे बताइए बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों बाराबत्ती स्टेडियम है कटक के अंदर। हाँ वही कटक जहां सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म। अच्छा बताइए कटक कौन सी नदी के किनारे? कटक कौन सी नदी के किनारे? वो है आपका महानदी के किनारे। और दोस्तों देश का सबसे लंबा डैम जिसका नाम है हीराकुंड, वो भी कौन सी नदी पर है? वो महानदी पर। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको पता होगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम क्या है? चिल्का, कौन से राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में एक अन्य और जानकारी ग्रहण करते हैं। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा चर्चा में रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध भी किससे है दोस्तों? पुरी उड़ीसा से है। याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रही थी, आपने देखा होगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किन मंदिरों को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? याद रखिए, ब्लैक पेगोडा के नाम से उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है उन्हें ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। इन सभी जानकारियों को हमने ग्रहण किया उड़ीसा से दोस्तों। चलिए, ये थी जानकारी उड़ीसा के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। देखिएगा, एक योजना है बलराम योजना, इसके संदर्भ में देखिए, यह है ओडिशा लॉन्चेज बलराम स्कीम। याद रखिएगा, ये है आपके सामने नवीन पटनायक दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, ज्ञानवर्धक लग रहा है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को जगाइए और उनके साथ यह लिंक साझा कीजिए ताकि उनको और अधिक मोटिवेशन मिल सके और उनका कुछ अच्छा हो सके। हमारा यही उद्देश्य है कि अपने सभी साथियों को भला हो सके, उनको कुछ अच्छा मिल सके, कुछ नया मिल सके। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, जिनका नाम है, दोस्तों आपको बताना है NHAI के जो अध्यक्ष है वो कौन है, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया। तो सही, आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, अधिकांश कर्मचारियों का क्या कर दिया गया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसी के अंदर दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए? ब्रजेंद्र नवनीत, सुखबीर सिंह संधू, श्रीकांत माधव वैद्य, वी सूर्यनारायण। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर देते चलिए ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सके। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुखबीर सिंह संधू। दोस्तों सुखबीर सिंह संधू जो है, उनका कार्यकाल हाल ही में 6 माह एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। 1 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, अब 1 जनवरी तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जानते हैं NHAI क्या होता है, NHAI का क्या कार्य है और NHAI की स्थापना कब हुई? दोस्तों NHAI की फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए 1988 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों? सुखबीर सिंह संधू। आइए जानते हैं सुखबीर सिंह संधू कौन है। दोस्तों देखिए, ये है सुखबीर सिंह संधू। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हाल ही में चीन के साथ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में जो समझौते हुए थे, उन सभी समझौतों को भी रद्द करने के लिए हाल ही में परिवहन राजमार्ग मंत्री द्वारा घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सियरा लियोन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? दोस्तों सियरा लियोन देश के अंदर भारत का नेक्स्ट राजदूत किसे अपॉइंट किया है, उसका नाम बताना है आपको। राजदूत क्या होता है आज उसके बारे में भी जानेंगे, उच्चायुक्त क्या होता है आज उसके बारे में भी समझेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राकेश कुमार अरोड़ा, संतोष झा, गायत्री कुमार या रविश कुमार? सही आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बिल्कुल, ताकि खुद का मूल्यांकन स्वयं कर सके। दोस्तों इसका सही आंसर है राकेश कुमार अरोड़ा। दोस्तों इनको हाल ही में कहां का सियरा लियोन का क्या बनाया गया है दोस्तों? राजदूत, जिसको हम अम्बेसडर कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं राजदूत क्या होता है इसके संदर्भ में। राजदूत और उच्चायुक्त, इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिएगा, एक होते हैं उच्चायुक्त। क्या होते हैं दोस्तों? उच्चायुक्त। उच्चायुक्त का मतलब होता है हाई कमिश्नर। एक होते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, राजदूत, जिनको हम कहते हैं दोस्तों, राजदूत किसे कहते हैं? अम्बेसडर को कहते हैं। दोस्तों इन दोनों के बारे में मेनली डिफरेंट हम समझते हैं। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के अंदर अगर कोई सदस्य अपॉइंट होता है तो वो कहलाते हैं हाई कमिश्नर। जैसे मैं एक बात बता दूं,
अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो देश थे, जिसके बारे में कल ही हमने बात करी थी राष्ट्रमंडल के अंदर, दोस्तों 54 सदस्य देश हो चुके हैं, 54वां मालदीव बन चुका है, याद रखिएगा। तो अगर अंग्रेजों के गुलाम कोई देश रहा है, वहां पर आपका अपना जो प्रशासनिक अधिकारी भेज रहे हैं, तो वहां हाई कमिश्नर बनेगा। साथ ही साथ अगर वो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहा है, तो वहां क्या अपॉइंट होगा दोस्तों? राजदूत। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका जो गुलाम तो रहा था, लेकिन वहां हम राजदूत ही कहेंगे, ये विशेष प्रावधान है। चलिए आइए जानते हैं कहां कहां पर। मैंने आपको कल परसों की क्लास के अंदर बताया था गायत्री कुमार। आप मुझे बताइए गायत्री कुमार कहां पर राजदूत अपॉइंट हुई है या उच्चायुक्त अपॉइंट हुई है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल ब्रिटेन के अंदर दोस्तों ये भारत की क्या बनाई गई है? राजदूत बनाई गई है। चलिए और जानते हैं, कुछ नई नियुक्तियां की गई है। अच्छा एक चीज और बता दूं दोस्तों, राजदूत का मतलब एम्बेसी जो होती है, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों आप किसी देश के अंदर घूमने गए और वहां पर अपने जो डॉक्यूमेंट संबंधी कार्य है वो कहां होंगे? एम्बेसी के अंदर होंगे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके संदर्भ में और कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई है जिसको लेकर। देखिएगा हाई कमिश्नर, दोस्तों कनाडा के हाई कमिश्नर हाल ही में बने हैं अजय विसारिया। श्रीलंका के दोस्तों गोपाल बागले। साथ ही साथ में अगर बात करूं एम्बेसडर की, तो अमेरिका के अंदर, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, अमेरिका के अंदर हाल ही में कौन से एम्बेसडर बनाए गए हैं? करणजीत सिंह संधू बनाए गए दोस्तों, याद रखें। नेपाल के अंदर विनय मोहन पात्रा, साथ ही साथ फ्रांस के अंदर जावेद अशरफ और वेनेजुएला के अंदर अभिषेक सिंह हाल ही में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये जो नवीनतम नियुक्तियां हैं, ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो इन सभी को आप याद रखें दोस्तों। चलिए ये थी जानकारियां राकेश कुमार अरोड़ा एवं राजदूत और उच्चायुक्त को लेकर। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों आपको बताना है राजस्थान के हाल ही में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं। सही आंसर दीजिए। राजीव स्वरूप होगा, प्रवीण गुप्ता होगा, भूपेंद्र सिंह होगा या आनंद कुमार होगा? सही आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों, कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे हैं बी। सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रवीण गुप्ता। आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कहां का? राजस्थान का। दोस्तों राजस्थान के अंदर ग्रामीण और शहरी निकायों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है, नगर पालिका हो गई वगैरह, ध्यान रखिए इसी के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में प्रवीण गुप्ता को राज्यपाल द्वारा क्या बनाया गया? मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। आप सभी को पता होगा ये एक प्रकार की संवैधानिक आयोग है दोस्तों, जिसका वर्णन 243 के अंदर मिलता है। कौन से आर्टिकल में यह वर्णन है इसका दोस्तों? आर्टिकल 243 के अंदर, याद रखिए। साथ ही साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछो, आप मुझे बताइए क्या राजस्थान में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग है या एक सदस्यीय? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, याद रखें। राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी या आयुक्त किसे बनाया गया? तो याद रखिए दोस्तों अमर सिंह। किसे बनाया गया? अमर सिंह राठौड़ को बनाया गया। तो ये राजस्थान निर्वाचन अधिकारी के बारे में, आयुक्त के बारे में हमने जानकारी ग्रहण की। दोस्तों आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे? आनंद कुमार थे। उनके स्थान पर हाल ही में किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार को बनाया गया। दोस्तों इनको हाल ही में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ये है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, स्टेट जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान से ही है और यह भी सबसे मुख्य नियुक्ति मानी जाएगी दोस्तों। राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया है, किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड जिसको हम राजस्व मंडल कहते हैं, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अश्विनी भगत,
गायत्री राठौड़, आर वेंकटेश्वरन, पायल जहांगीर। सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी। क्या है सी, आर वेंकटेश्वरन। दोस्तों इनको हाल ही में रेवेन्यू बोर्ड का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। तो राजस्व मंडल की अगर मैं बात करूं, राजस्व मंडल की स्थापना बताइए जल्दी से जल्दी। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1949। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्व मंडल की, तो दोस्तों ये भू अभिलेख से संबंधित कार्य करता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं, राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा करवाई जाती है, तो वो किसके द्वारा दोस्तों, कृषि से संबंधित आंकड़ों एवं सिंचाई से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य भी कौन करता है, राजस्थान राजस्व मंडल करता है। अब आप मुझे बताइए राजस्थान राजस्व मंडल के का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय बताइए जल्दी से जल्दी। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ होगा, सही आंसर है दोस्तों अजमेर। बिल्कुल, मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, याद होगी सभी को, मैंने कहा था आरपीएससी की स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों, 1949। और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों, 1949। और राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी, 1949। तो याद रखना है तीनों की स्थापना, राजस्व मंडल, आरपीएससी और राजस्थान हाई कोर्ट, तीनों की स्थापना किस सन में हुई, 1949 में हुई। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसके संदर्भ में राजस्व मंडल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर। पशु गणना कौन सा आयोग करवाता है, राजस्व मंडल करवाता है, याद रखिएगा। और हाल ही में राजस्व मंडल के अध्यक्ष बने हैं आर वेंकटेश्वरन बने हैं। चलिए दोस्तों ये थी जानकारी 9th क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं राजस्व मंडल के बारे में। राजस्व मंडल के मुख्यालय के संदर्भ में हमने बात करी, देखिएगा ये है राजस्थान राजस्व मंडल के संदर्भ में। तो इसका मुख्यालय हमने जाना, कहाँ है इसका मुख्यालय, अजमेर के अंदर। दोस्तों सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा टॉप्स कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। आपको बताना है ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में यह घोषणा की है कि टॉप्स एक प्रकार का कार्यक्रम है। टॉप्स की फुल फॉर्म के बारे में समझेंगे, उससे पहले आप मुझे बताइए कौन से मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है खेल मंत्रालय। दोस्तों वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, कल परसों की क्लास में हमने बात करी थी। खेल मंत्री है किरण रिजिजू, ये वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों ये वर्तमान में कौन से राज्य से सांसद है। तो आपको बता दूं दोस्तों ये पश्चिमी कामेंग जिले से है। पश्चिमी कामेंग जिला कहाँ है दोस्तों, यहाँ से लोकसभा सदस्य है और ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो याद रखिए खेल मंत्री कहाँ से सांसद है, पश्चिमी कामेंग जिले से। पश्चिमी कामेंग जिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा आइए जानते हैं टॉप्स कार्यक्रम क्या है और इसके अंदर क्या होगा, जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, देखिए तो टॉप्स कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है, देखिए टारगेट ओलंपिक पोडियम से। दोस्तों यानी कि इसका मुख्य टारगेट क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मुख्य टारगेट है ओलंपिक के अंदर, यानी कि आपको मैं बता दूं दोस्तों 2024 और 2028 के ओलंपिक्स में भारतीय युवाओं को प्रेरित कर दोस्तों टॉप 10 लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिस कार्यक्रम का नाम है टॉप्स। टॉप्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, टारगेट ओलंपिक पोडियम शेयर, याद रखिए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे और 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों याद रखिएगा 2000 अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 के जो होंगे वो पेरिस के अंदर होंगे। कहाँ होंगे दोस्तों, 2024 के कहाँ होंगे, पेरिस के अंदर होंगे। और
2028 की बात करूं तो ये होंगे लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ होंगे दोस्तों? लॉस एंजल्स के अंदर होंगे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा सुनील छेत्री एवं पीवी सिंधु के निर्देशन के अंदर एक टास्क सेशन चलाया है, एक टास्क मीटिंग चलाई है, जिसको दोस्तों फिट है इंडिया नाम से मुख्य रूप से ध्यान रखिए उसके बारे में भी। दोस्तों ये थी जानकारी मुख्य रूप से टॉप्स कार्यक्रम के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसी के संदर्भ में तो देखिएगा, ये है आपके सामने खेल मंत्री, मैंने अभी का बताया आपको किरण रिजिजू है, जो कहां से सांसद है वर्तमान में? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आप सभी को पता होगा, पूरे देश के अंदर देखिए नेपाल सीमा पर चाहे चीन बॉर्डर पर कहें, वर्तमान में तनाव की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। उसी तनाव की स्थिति को देखते हुए हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हथियारों के तत्काल अधिग्रहण के लिए कितना धन स्वीकृत किया, यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा खरीद के लिए रक्षा खरीद परिषद द्वारा कितने रुपए का हाल ही में दोस्तों, मुख्य रूप से कितने रुपए का तत्काल का मतलब होता है इमरजेंसी अधिग्रहण किया है? बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 39,000 करोड़ रुपए। दोस्तों 39,000 करोड़ रुपए का हाल ही में मुख्य रूप से रक्षा बजट प्रस्तुत किया, यानी कि एक प्रकार से रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। अब जानते हैं, एक बात और बता दूं दोस्तों, इसका जो 80% है वो रक्षा खरीद भारत की मेक इन इंडिया अभियान के तहत की जाएगी। किसके तहत की जाएगी? मेक इन इंडिया। यानी कि दोस्तों ये 39,000 करोड़ है, उनमें से 31,130 करोड़ की जो खरीद है वो भारतीय कंपनियों से की जाएगी। इसी के तहत मैं आपसे बात अगर करूं तो देखिए इसके अंदर होगा क्या? DRDO द्वारा विकसित की गई हाल ही में अस्त्र। दोस्तों अस्त्र एक क्रूज मिसाइल है, जिसको मुख्य रूप से भारतीय सेना के अंदर इंक्लूड करेगा। साथ ही साथ मैं आपसे अगर कहूं दोस्तों, सुखोई का नाम सुना होगा आपने। ये सुखोई जो है ये एक प्रकार के मुख्य रूप से भारतीय सेना के अंदर रूस के साथ मिलकर दोस्तों भारतीय सेना के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। तो दोस्तों MiG-29 का नाम सुना होगा आपने। MiG-29 वो भी रसिया के साथ मिलकर भारत तैयार करेगा। यानी कि अधिकांश बजट तो है, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी किसके संदर्भ में? अच्छा बताइए मुझे, इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? रक्षा खरीद परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट का सेशन। देखते हैं, देखिए ये है आपके सामने रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। दोस्तों ये थी जानकारी आज के करंट सेशन के संदर्भ में। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इस करंट के सेशन को हम और अच्छे से करें, तो दोस्तों हमारी टेक्निकल टीम उनके लिए एक बार थम करके जल्दी से जल्दी दोस्तों थम करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। बोल भारत माता की।